माधवी बुच ने इसकी जानकारी दी थी कि उनका उस बेनामी फंड में निवेश है जिसमें विनोद अदानी का भी है। जब उनके पास अदानी पर लगे आरोपों की जांच का काम आया तब उन्होंने क्या किया? उस समय तो वे पूर्णकालिक निदेशक थी, बाद में चेयरपर्सन बनी। इस बेनामी फंड में जब अन्य निवेशकों पर आरोप लगे तो क्या उन्होंने खुद को अलग किया कि उन्होंने भी इसी बेनामी फंड में पैसे लगाए हैं? बताया? क्या उन्होंने इसकी जानकारी सेबी बोर्ड को दी या सुप्रीम कोर्ट को? क्या उन्होंने बताया कि जिस समय की जांच का आदेश है उसी दौरान उन्होंने भी उसी फंड में निवेश किया था? अब आप यहां पर जय मजूमदार और संदीप सिंह की रिपोर्ट और उनके बनाए हुए चार्ट को देखिए। एक्सप्रेस ने चार्ट बनाकर साफ साफ बता दिया है, दो खिलाड़ी हैं, बुच दंपति और विनोद अदानी। जैसे जैसे अलग अलग बिंदु जुड़ते जाते हैं, इन दोनों खिलाड़ियों के तार भी जुड़ते जाते हैं। 2010 में विनोद अदानी जो कंपनी बनाता है वो 2013 में ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड को सब्सक्राइब करती है। 2015 में बुच दंपति इसी ग्लोबल डायनेमिक में निवेश करते हैं। मॉरिशस का फंड निवेश के उस ढांचे का भी हिस्सा है जिसका दो अलग अलग विदेशी फंड ने इस्तेमाल किया। यह दोनों उन 13 विदेशी फंड का हिस्सा हैं जिसकी जांच सेबी को करनी थी कि इनके जरिए अदानी कंपनियों में कथित रूप से बेनामी पैसा तो नहीं आ रहा था। एक्सप्रेस ने अपने सूत्रों और तमाम दस्तावेजों के आधार पर लिखा है, बुच दंपति के निवेश का संबंध उस फंड से है जिसमें विनोद अदानी का काफी निवेश है। ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड का एक उप फंड है ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड, इसमें बुच का पैसा लगा था। इस फंड को ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी मैनेज करती है और ट्राइडेंट ही इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड और ईएम रिसर्जेंट फंड की मालिक है जिसकी सेबी जांच कर रही है। ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी के साथ माधवी बुच का व्यवहार अजीब है। सबसे पहले धवल बुच का एक पत्र है जिसमें कहा गया उनके संयुक्त खाते केवल उनके नाम पर पंजीकृत होने चाहिए, फिर भी खाते में पंजीकृत ईमेल माधवी का ही है जिसे निवेश का विवरण मिलना जारी रहता है। इस चार्ट में दो रास्ते दिखाए गए हैं, एक रास्ता निवेश वाला है, दूसरा जांच वाला। उन दोनों का मेल दिखाया गया है और इनका मिलना ही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको लगेगा कि कितना यह सब जटिल है, समझ से बाहर है। दरअसल यही वो बात है जिसका फायदा इन आरोपों को नकारने वाले उठाते हैं। उन्हें पता है कि किसी के पास समय नहीं है। हिंदी प्रदेश में तो ये खबरें और भी मैनेज हो जाती हैं। जब हिंदी के अखबार, न्यूज़ चैनल इस तरह की डिटेल रिपोर्ट नहीं करते हैं तब क्या होता है किसी को पता नहीं चलता, भ्रांतियां बनी रहती हैं। तो आपको लगता है इसमें तो कुछ है नहीं, ये बात उतनी बड़ी नहीं है। रविशंकर प्रसाद कहते हैं ये सब काल्पनिक आरोप हैं, फिर जांच से क्यों इनकार है? क्यों नहीं जेपीसी जांच करती है? क्यों नहीं न्यायिक जांच की मांग को स्वीकार करते हैं? सेबी की जांच पर कोई कैसे भरोसा करे जब उसी की प्रमुख का ही बेनामी फंड में निवेश निकल आए, वह भी उस फंड में जिसका नाता विनोद अदानी से मिलता रहे। जरूरी है कि हिंदी के दर्शक इन जटिल और कई बार बोरिंग लगने वाले मामलों को धीरज के साथ समझें। हमारे लिए भी यह मुश्किल विषय है लेकिन इससे बचना मुश्किल था। पत्रकार सुचेता दलाल ने लिखा है कि सेबी की सफाई काफी नहीं है। माधवी बुच ने जांच का नेतृत्व किया, उन्होंने किसी भी तरह से इसका खुलासा कोर्ट के सामने नहीं किया, कोर्ट की बनाई विशेषज्ञ समिति के सामने नहीं किया। हर बात में जॉर्ज सोरोस कहने से आप बचाव नहीं कर सकते। अगर यह व्यक्ति भारत के लोकतंत्र पर हमला कर रहा है, आर्थिक तंत्र पर हमला कर रहा है, तो क्या मोदी सरकार ने जो बाइडेन से इसकी कोई शिकायत की है, किसी प्रकार की कार्रवाई की पहल की है? जनवरी 2023 से इसका नाम सुनता रहा हूं। सरकार ने इसके खिलाफ अपने स्तर पर क्या किया है? हिंडनबर्ग बता रहा है अदानी समूह में किसका निवेश है, रविशंकर प्रसाद बता रहे हैं हिंडनबर्ग में सोरोस का निवेश है। कैंसिल कल्चर, क्या अयोध्या की जनता ने जॉर्ज सोरोस के कहने पर बीजेपी को हराया? रविशंकर प्रसाद के तर्क को सुनिए, ऐसा लगेगा कि जिन लोगों ने मोदी के खिलाफ वोट किया उनके घर सोरोस के यहां से चौसा आम आया था। अजीब हो गया है सब कुछ। लेकिन कुछ बातें आज हम उठाना चाहते हैं। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। यह महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। लेकिन सवाल पूछना है कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी के से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है।
in their pathological hatred against Narendra Modi ji, led by Mr. Rahul Gandhi and his friends, toolkit gangs, Congress party today has developed a hatred against India itself. अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं? आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं? बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद को समझना चाहिए कि यह सारा मामला कथित कॉरपोरेट फ्रॉड का है और कॉरपोरेट गवर्नेंस के मानकों से समझौते का है। इसे भारत के खिलाफ हमला बताकर भावुकता पैदा करने की कोई जरूरत नहीं। भारत में हर दिन 100 करोड़ का बैंक फ्रॉड होता है। यह रिजर्व बैंक की इसी साल मई की रिपोर्ट है। पिछले 2 साल में भारत में बैंक फ्रॉड करीब 300% बढ़ गया है। रविशंकर प्रसाद को हर्ष बंसल से पूछना चाहिए कि तुम जॉर्ज सोरोस को तो नहीं जानते। हर्ष बंसल नोएडा के पास दादरी जिले का भारतीय जनता युवा मोर्चे का अध्यक्ष रह चुका है। हर्ष और उसके भाई शुभ बंसल ने मिलकर नैनीताल बैंक से 30 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड किया है, पैसा निकाला है। हर्ष बंसल गिरफ्तार हो गया है। इसने बैंक का आरटीजीएस सिस्टम हैक किया और कई करोड़ रुपए निकाल लिए। काले धन को भी सफेद बनाने का काम करता है। यह सब अखबारों में छपा है। अब अगर ऐसे लोगों पर सवाल किया जाए तो क्या उसे भारत विरोधी माना जाएगा? क्या जॉर्ज सोरोस दादरी में रहता था? रिजर्व बैंक का आंकड़ा है कि भारत में डिजिटल फ्रॉड 708% बढ़ गया है। ऐसा फ्रॉड करने वाले भी भारत की अर्थव्यवस्था को चूना लगा रहे हैं, आम लोगों का धन लूट रहे हैं। कॉरपोरेट मामलों में फ्रॉड होता है, दुनिया भर में होता है। बेनामी खाते में पैसा लगाया जाता है। इन बातों से अनजान बनकर किसी विदेशी ताकत पर आरोप मढ़ने से समाधान नहीं निकलेगा। माधवी बुच को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और जो इन मामलों के जानकार हैं, पत्रकार हैं, उनके सवालों के जवाब देने चाहिए। इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई बड़ी घटना हो जाए और गोदी मीडिया उस मामले में तूफान पैदा कर दे और हिंडनबर्ग रिसर्च की यह रिपोर्ट समाप्त हो जाए, नेपथ्य में चली जाए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।